हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? E2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ चुके थे। तो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं क्या, नेचर ऑफ बेस। बेस कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ठीक है ना। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं आज। देखिए जानते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ बेस। सेकेंड यहाँ पे क्या है आपका। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को कि जैसे E2 रिएक्शन, जैसे E1 रिएक्शन में मैंने लिखवाया था वहां पे फीचर्स ऑफ E1 रिएक्शन, उसी तरह E2 रिएक्शन के लिए भी होता है फीचर्स ऑफ। E2 क्या होगा आपका, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि लिविंग ग्रुप एंड बेस एक ही स्टेप में आते हैं, ठीक है ना। और लिविंग ग्रुप पे और बेस एक ही स्टेप में आते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होता है यहाँ पे। और एच और लिविंग ग्रुप का साइमल्टेनियसली यहाँ पे निकलना होता है। एच एंड लिविंग ग्रुप का क्या होता है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे निकलना होता है। अगर लिविंग ग्रुप क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है तो, ठीक है ना। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा आपका, स्लाइट डिले इन द क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। लिविंग ग्रुप, Cl बॉन्ड मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, स्लाइट डिले हो जाता है। मतलब अगर लिविंग ग्रुप कैसा है आपका, पुअर लिविंग ग्रुप है तो तब तक वहां पे क्या बन जाता है आपका, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही था, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। देखिए दान यहाँ पे फीचर्स ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन in which living group and H will live simultaneously. If living group is good living group, ठीक है ना। बट स्लाइट डिले इन क्लीवेज ऑफ Cl, स्लाइट डिले इन क्लीवेज ऑफ Cl ड्यू टू पुअर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो पहला क्या है कि साइमल्टेनियसली निकलता है, यहाँ से एच एंड लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली निकलता है। और जब लिविंग ग्रुप कैसा होगा आपका, गुड लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो उसके इसमें क्या हुआ कि स्लाइट डिले हो जाएगा इन क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। Cl बॉन्ड के टूटने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगा। क्यों ऐसा देरी हो जाएगा, ड्यू टू द पुअर नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा नेचर है यहाँ पे, पुअर है, जिसके कारण ऐसा काम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेस विल ऑलवेज कम्स फ्रॉम एंटी साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के क्या होगा, एंटी साइड से क्या होगा आपका, बेस आएगा। तो दिक्कत है यहां तक। तो दिस एलिमिनेशन इज known as एंटी एलिमिनेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो पॉइंट लिख लीजिए, कहीं जगह हो आपके पास में तो मतलब अभी जो चल रहा है उसी में लिख लीजिए, नहीं तो कहीं पीछे में जगह होगा तो पीछे में लिख लीजिएगा इसको। जिसमें वहां पर रिएक्शन खत्म किया था ना, पहला दूसरा दोनों मैक्सिमम बताया था ना, उसी जस्ट बाद अगर जगह बचता है तो वहां पर लिख लीजिए,
अदरवाइज इसको आप लोग इसी में कंटिन्यू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या सेकेंड पॉइंट क्या था यहाँ पे, नेचर ऑफ बेस। तो यहाँ पे बेस कैसा होना चाहिए, बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखे थे हम लोग रेट, रेट जो क्या था, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। मतलब यहाँ पे आर मतलब क्या, सबस्ट्रेट लेना है, एक्स तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं मैं आर एल, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अगर सी एल बी आर आई हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब एफ सी एल बी आर आई हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप और भी कुछ हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना, N2 भी हो सकता है, बताया था ना, OTS भी हो सकता है, OTF भी हो सकता है गुड लिविंग ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पे आर एल एंड क्या है यहाँ पे बेस, ठीक है ना। तो यानी कि कहने मतलब क्या है कि E2 रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द बेस पे डिपेंड करेगा। और बेस यहाँ पे कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग बोल सकते हैं कि E2 रिएक्शन इज फेवर्ड विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बस समझ में, अगर यहाँ पे इसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम लोग तो रेट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। अरे बस समझ में, यहाँ पे क्या लिखा कि E2 रिएक्शन इज फेवर्ड विथ हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हो यहाँ पे होना चाहिए, हाई होना चाहिए, किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बस समझ में। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो E2 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, ना कि वीक बेस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, जितने भी आपके एनायनिक बेस है, जितने भी क्या है आपके एनायनिक बेस है, वो सबके सब क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ध्यान से यहाँ पे आर माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस। बता सकते हैं इसमें किसका ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, R माइनस सबसे ज्यादा होगा, फिर NH2 माइनस का, फिर RO माइनस का, फिर OH माइनस का। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये RO माइनस जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे RO माइनस में क्या क्या हो जाएगा आपका, CH3 इथॉक्साइड आयन, CH3 CH2 O पे निगेटिव, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पे और भी हो सकता है बहुत सारा, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो ये सब जो है ना आपका क्या है, बल्कि बेस है, ये क्या है आपका बल्कि बेस है, ठीक है ना। LDA भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो इसके अंदर आ जाएगा। तो RO के अंदर ये सब आएगा आपका बेस, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस यूज होता है आपका क्या, अल्कोहलिक KOH, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। ये क्या है आपका अल्कोहलिक KOH, इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। LDA भी आएगा, LDA, ठीक है ना। LDA जानते हैं क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये सब, ये क्या है आपका LDA। इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये होगा, क्या बना रहा हूं मैं इसका, N पे निगेटिव चार्ज, लिथियम प्लस आइसोप्रोपाइल, तक आइसोप्रोपाइल तो यही ना होता है, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल, बोलते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। ये भी ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये NaNH2 के फॉर्म में आएगा, कभी भी आएगा NH2 तो किस फॉर्म में आएगा, NaNH2, या तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे KNH2, ठीक है ना, NaNH2 या तो KNH2 लिखा रहेगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडामाइड बोलते हैं इसको, सोडामाइड, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना।
तो ये सब बेस है जो यूज होता है इस E2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। NH2- ज़्यादा यूज होगा, अल्कोहलिक के ज़्यादा यूज होगा, ये सब ध्यान रखना है यहाँ पे। ये सब बेस यूज होगा बल्कि बेस में। ये भी क्या है आपका, बल्कि ही बेस है। ये क्या है आपका, बल्कि बेस है, ठीक है ना। अरे बात समझ में। 3 डिग्री अमीन भी होता है बेस में, 3 डिग्री अमीन भी होता है बेस में, वो भी बेस की तरह काम करता है। 3 डिग्री अमीन हम बोल सकते डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सब डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन भी क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। भले ये न्यूट्रल है बट ये स्ट्रॉन्ग बेस ही है। तो ये सब बेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सब बेस यूज होने वाला है, आपको पता ही है कि ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बताया था ना। ये तो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, साथ में स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, बेस भी है। यही सब न्यूक्लियोफाइल हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे, कहाँ पे, ESN2 में, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे थर्ड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो दिक्कत है यहां तक। मानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, RF, RCl, RBr, RI। तो इसमें किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ E2 किसका ज्यादा होगा। जो यहाँ पे E2 होगा वहीं E1 भी होता है, तो I का लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो RI, RBr, RCl एंड RF, ये भी E2 रिएक्शन शो करता है, लेकिन कौन सा शो करता है पता है ना, बताए थे, ये कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म वाला शो करता है, कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, F क्या है आपका, F इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइट डिले हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्लाइट डिले इन क्लीवेज ऑफ CF बॉन्ड, ठीक है ना। इस तीनों में क्या होगा आपका, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा यहाँ पे, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। क्यों भाई, बिकॉज Cl Br I इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। अरे बात समझिए, तो क्या है आपके गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियसली क्लीवेज ऑफ Cl Cbr या Ci, ठीक है ना, एंड CH बॉन्ड। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये सब जानते हैं आप लोग। इसलिए इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में। चौथा यहाँ पे क्या है आपका, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पता ही होगा आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए यहाँ पे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द E2 रिएक्शन। क्या करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, फेवर करेगा किसको, E2 रिएक्शन को। क्यों, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पार्ट होता है। और यहाँ पे हम जितना भी बेस लिए हैं वो सब के सब क्या है, एनायनिक बेस है। तो क्या यहाँ पे इसका कुछ हो पाएगा, क्या इसका सॉल्वेशन हो पाएगा, जो OH माइनस है यहाँ पे, क्या ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है क्या इसको सॉल्वेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अरे बस समझ में, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो सॉल्वेशन। अगर इसका सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एज ए स्ट्रॉन्ग बेस काम करेगा। कोई दिक्कत है, जैसे SN2 में था ना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN2 रिएक्शन, उसी तरह यहाँ भी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द E2 रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। तो आप लोगों को तो पता होगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन सॉल्वेंट आते हैं,
ठीक है ना। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा बहुत। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन तो पता ही होगा आप लोगों को, डीएमएफ पता है ना, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डीएमएफ, डीएमएसओ पता होगा, डीएमएसओ, डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सब बताया हुआ चीज है, ठीक है ना। ये सब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये सब कुछ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस हाई टेम्परेचर फेवर्स द E2 रिएक्शन। जानते हैं क्यों होता है हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन टूटता है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और एक पाई बॉन्ड का वहां पे फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर फेवर्स द E2 रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बिकॉज टू सिग्मा बॉन्ड, two sigma bond are broken। अरे बात समझ में, two sigma bond are broken and one pi bond and one sigma bond is formed। अरे बात समझ में, तो देखिए यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बन रहा है, तो एक सिग्मा तो कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई तो कंपनसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो वहां पे हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी वहां पे, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है, जितना एनर्जी दिए पाई बॉन्ड के बनने से उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, उससे कम रिलीज हुआ। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्शन है वो क्या आपका एंडोथर्मिक है, नॉट एक्सोथर्मिक। बोल सकते हैं कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर यहां तक, अरे बात समझ में, नोट कीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, वायलेशंस ऑफ द शेरजेफ रूल। जो हम पढ़े थे ना कि शेरजेफ रूल जो बताया कि से जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनेगा, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन बनेगा वो क्या होगा आपका मेजर अमाउंट में बनेगा, और वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा। और वो कहाँ से बनेगा, तो बेस जब H प्लस कहाँ से निकलता है, उस बीटा कार्बन से निकलता है जिसके पास में नंबर ऑफ H कम है, मतलब H की संख्या अगर कम है, वहां से अगर बेस H प्लस को बाहर निकालता है तो वहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट है मतलब अल्कीन, वो मोर अल्काइलेटेड होगा और वो क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, मैं पहले बताया था कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि जो शेरजेफ रूल है ना वो एक क्या है आपका शॉर्टकट मेथड है मोर अल्काइलेटेड अल्कीन को पता करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो क्या किए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड अल्कीन को अपने अकाउंट में लिए हैं, मतलब आइसोलेटेड अल्कीन को ही वो देख के बता दिए हैं। और आइसोलेटेड अल्कीन मतलब कहने मतलब क्या है कि जो आइसोलेटेड अल्कीन है ना बस उसी को वो अपने अकाउंट में रखे हैं। जब वो कंजुगेटेड अल्कीन आया वहां पे, तो वहां पे ये देखा गया कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन तो यहाँ बन ही नहीं रहा है, लेकिन जो कंजुगेटेड अल्कीन होता है वो क्या होता है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द मोर अल्काइलेटेड अल्कीन। क्यों, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन अगर है तो वहां पे उसको स्टेबिलिटी किससे मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन से मिलेगा। लेकिन सोचिए अगर कंजुगेटेड अल्कीन बन रहा है वो तो हाईली स्टेबल अल्कीन होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा रेजोनेंस होगा।
और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू द हाइपर कंजुगेशन। तो वही मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, देखिए जानते हैं यहाँ पे वायलेशन ऑफ शेरज़ेफ रूल। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि जहां वायलेशन हुआ शेरज़ेफ रूल का, मतलब वहां पे क्या होगा, हॉफमैन मेजर हो जाएगा। अरे बस समझ में, जहां पे शेरज़ेफ रूल का वायलेशन हो रहा है, मतलब वायलेशन करने का मतलब कि तो वहां पे मोर अल्काइलेटेड अल्कीन जो बन रहा है वो मेजर में नहीं बन रहा है, तो वायलेशन हो गया। इसका मतलब जो माइनर में बना है, जो लेस अल्काइलेटेड बना है, वो माइनर बना होगा और वो क्या हो गया आपका, मेजर हो गया वहां पे। तो वो क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है आखिर में। अरे बात समझ में, तो आप बोल सकते हैं कि वायलेशन ऑफ शेरज़ेफ रूल, या बोल सकते हैं क्या कि हॉफमैन मेजर्स। अरे बात समझ में, तो देखिए जानते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे फर्स्ट ले रहे हैं क्या कि इफ conjugated alkene will form, then it violates the शेरज़ेफ रूल। तभी किसको वायलेट करता है, शेरज़ेफ रूल को वायलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जानता हूं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH Br, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ETO माइनस। ठीक है, देखिए जानते हैं यहाँ पे ये बेस क्या करेगा, इस S प्लस को निकाल सकता है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, तो ये क्या है, बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये 1 ये 2 मान लिए। अगर यहाँ से S प्लस को बाहर निकालता है तो यहाँ से Br बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ बनाते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, CH3 ये बनेगा। अगर यही बेस यहाँ से S प्लस को बाहर निकाला तो यहाँ से Br बाहर निकलेगा, S प्लस यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। चेक करते हैं, तो पहला तो ये बना, दूसरा यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH पर CH3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका, या अगर यहाँ पे यही डबल बॉन्ड बना है ना, न्यू डबल बॉन्ड यही बना है, चेक कीजिए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 1। अरे बात समझ में, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 1, तो मोर अल्काइलेटेड नहीं हो पाया। अगर ये मोर अल्काइलेटेड नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, ये मोर अल्काइलेटेड नहीं है, ये क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड, तो ये इसको क्या होना चाहिए, मतलब मोर स्टेबल होना चाहिए था। मतलब ये शेरज़ेफ प्रोडक्ट बनता है, शेरज़ेफ अल्कीन बनता है, बट ये नहीं बन रहा है। मेजर में कौन बन रहा है, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका कंजुगेशन है। चेक कीजिए, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू रेजोनेंस। अरे बस समझ में, यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, सिर्फ 3 3 6 या 2 8 अल्फा H मिलेगा बस। बट यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस में 1 अल्फा H भी है साथ में। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना कि जब भी कंजुगेटेड अल्किन बन रहा होगा ना, ठीक है ना, इफ कंजुगेटेड अल्किन विल फॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिएगा इन प्रोडक्ट, देन इट वायलेट्स द शेरज़ेफ रूल। तब ये किसको वायलेट कर देगा, शेरज़ेफ रूल को वायलेट कर देगा। अरे बात समझ में, एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ऑलवेज मोर स्टेबल अल्कीन
ऑलवेज क्या होगा यहाँ पे, मोर स्टेबल अल्कीन विल फॉर्म। अरे बात समझ में, हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे, मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा। अब मोर स्टेबल अल्कीन वो हो सकता है कि मोर अल्काइलेटेड हो सकता है कि वो कंजुगेटेड हो। अरे बात समझ में, जरूरी नहीं कि थे मोर अल्काइलेटेड ही मोर स्टेबल होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेटेड तो क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। अरे बात और एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, बेंजीन का केस, CH2 CH Br CH CH3 CH3, ठीक है। तो यहां से Br, यहां से H को बाहर निकालेंगे तो पहला बनेगा यहाँ प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां से H चला गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH3 CH3, ठीक है ना। यहां से Br, यहां से H बाहर निकलेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। सारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका, लेस अल्काइलेटेड, चेक कीजिए, ये क्या है आपका, लेस अल्काइलेटेड, और ये क्या है आपका, मोर अल्काइलेटेड। बट ये क्या होगा आपका, माइनर, और ये क्या होगा आपका, मेजर। तो दिक्कत यहां तक क्लियर, क्यों ये मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है ना, रेजोनेंस, चेक कीजिए ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखिए ध्यान से। अरे बात समझ में, ये मेजर है क्यों, ड्यू टू कंजुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। चेक कीजिए, इसको मिलाइए, क्लियर है। तो ध्यान रखना कि कंजुगेशन, इफ conjugated alkene will form in the product, then it violates the what, Sherjaf rule। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड क्या है, if living group is poor then it violates the Sherjaf rule। अगर लिविंग ग्रुप ऐसा होगा यहाँ पे पुअर होगा, तो ये क्या किसको वायलेट करेगा, Sherjaf rule को वायलेट करेगा। Sherjaf rule वायलेट होता है तो वहां पे हॉफमैन क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CHF CH3, यहाँ पे क्या होगा, ये तो पता है, ये क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, यहां से बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे बनता दो प्रोडक्ट, दो बीटा है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, बताए थे सब कुछ। CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। जबकि ये क्या है आपका हॉफमैन्स प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हॉफमैन क्या हो गया, मेजर, हॉफमैन्स प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे मेजर। ये क्या है आपका Sherjaf, Sherjaf प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया आपका माइनर, ये क्या हो गया आपका मेजर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप ऐसा है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ये क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप। ऐसा पर बताया था मैकेनिज्म कि यहाँ बनता है क्या कार्बन आयन, यहाँ पे जो बनेगा कार्बन आयन वो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द यहाँ पे जो बनेगा कार्बन आयन, क्योंकि यहाँ पे CH3 का लगेगा प्लस का इफेक्ट लगेगा, तो क्या करेगा इसको अनस्टेबल कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। मानते हैं यहाँ पे क्या CH3
नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रखा NCH3 पॉजिटिव। ये भी पता है ना आपको, ये भी क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आपको बनाना है मेजर, बनाना है आपको क्या, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्या बनेगा, लेस अल्काइलेटेड अल्कीन। तो यहाँ से बनेगा क्या, मोर अल्काइलेटेड। यहाँ से क्या बनेगा, लेस अल्काइलेटेड। तो मतलब यहाँ से बनाएंगे हम लोग, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया क्या, मेजर। अरे बस समझ में, CH2 CH CH3 S CH3 फॉल टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी बनाना है क्या, मेजर। तो कहाँ से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे हम लोग मेजर। अरे बस समझ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सबके सब क्या है, मेजर, क्योंकि ये सब क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। सब क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप, ये भी क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप। अरे बात समझ में आता है, क्लियर है, तो नोट कीजिए। थर्ड, if base is bulky then it violates the Sherzef rule। ठीक है, पहला क्या था, वहां पे कंजुगेशन बनेगा प्रोडक्ट में, और कंजुगेटेड सिस्टम बनेगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो वहां पे वो मेजर होगा, वहां पे वो शेरजेफ रूल को वायलेट करेगा। सेकंड में क्या था, वहां पे आपका लिविंग ग्रुप, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो वहां पे क्या होगा, आपका शेरजेफ रूल को वायलेट करेगा। अगर यहाँ पे तीसरा क्या बोला, यहाँ पे अगर बेस बल्की है, बेस क्या यहाँ पे बल्की बेस है, तो यहाँ भी शेरजेफ रूल को क्या करेगा, ये वायलेट करेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्यों ऐसा होता है, देखते हैं हम इस चीज को। यहाँ पे CH3 CH2C CH3 CH3Cl प्लस CH3 CH2O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैंने लिया टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। ध्यान से, ये क्या है आपका बल्की बेस है, ये होता है आपका मॉडरेटली बल्की बेस। क्या होता है आपका मॉडरेटली बल्की बेस, ठीक है ना। और ये क्या है आपका हिंडर्ड RX, एस्टेरिकली हिंडर्ड RX। ये क्या है आपका एस्टेरिकली हिंडर्ड RX, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, और ये क्या है आपका नॉन बल्की बेस। तो ये क्या करता है कि ये जो बेस है ना, इस एज के पास में अप्रोचेबल है, क्योंकि ये क्या है आपका बल्की बेस नहीं है, तो ये आसानी से यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ से H+ को बाहर निकालता है। लेकिन ये इतना बड़ा बल्की बेस है, ये क्या इतना बड़ा बल्की बेस है कि ये यहाँ पे इसको अप्रोच नहीं कर पाता है। ये क्या करता है, यहीं से H+ को लेकर बाहर निकल जाता है, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है और इस कार्बन के पास में आएगा, इसका भी हिंड्रेंस लगेगा और इसका भी हिंड्रेंस लगेगा इसके ऊपर, और इसका भी खुद बल्की ग्रुप है, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है तो हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, ये क्या करता है यहीं से, देखिए ध्यान से, इससे H+ को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, इसको आसानी से निकाल सकता है। ये क्या करता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है बल्की बेस नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन बल्की बेस है, ये आसानी से यहाँ पे अप्रोचेबल है, बट ये जो है यहाँ पे आसानी से अप्रोचेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बल्की बेस। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे मेजर में बना रहा हूँ, मेजर CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है CH3 CH3, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे
CH3 CH2 और CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब ये क्या है आपका मेजर, ये मेजर अल्कीन है, ध्यान रखना है। और यहां पे ये मेजर है। अरे बात समझ, देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया आपका हॉफमैन्स प्रोडक्ट, क्या हो गया मेजर हो गया। ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया मेजर हो गया। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे लिया CH3 CH CH3 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 Br प्लस ETO माइनस, पहला केस। दूसरा केस मैंने लिया ETC CH3 CH3O पे माइनस, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये है यहाँ पे, ये बल्कि बेस तो नहीं है, ये बल्कि बेस है, ठीक है ना। तो ये क्या करें, यहाँ से H+ को बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से H, यहाँ से Br को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये बल्कि बेस है तो यहाँ पे तो अप्रोच नहीं कर पाएगा, मतलब इस कार्बन के पास में जो H है यहाँ पे तो अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी बल्कि ग्रुप पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेरिकली हिंड्रेंस हो जाएगा, वहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए ये क्या करता है, यहीं से H+ को लेकर बाहर निकल जाता है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। चेक कीजिए इसको। अरे बात समझ में। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका क्या लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है ये, और ये क्या है मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे मेजर में बना, ये किसमें बना आपका मेजर, और ये भी किसमें बना आपका मेजर। और यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे बनता तो वो क्या कहलाता माइनर। अरे बात समझ में, ये वाला अगर यहाँ बनता, क्योंकि एक माइनर भी तो बनेगा ना, ये मेजर है तो क्या बनेगा माइनर बनेगा। अरे बात समझ में, तो ये क्या होता है यहाँ पे माइनर बन जाता है, क्योंकि वो क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए। इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री of the substrate does not support to anti-elimination. If stoichiometry of the substrate does not support to anti-elimination at crowded site, ठीक है ना, नहीं करता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है एंटी एलिमिनेशन को क्राउडेड साइट पे, तो यहाँ भी क्या होगा इट वायलेट्स द व्हाट सेटजैप्स रूल। क्या कर देगा ये वायलेट कर देगा। देखिए जानते हैं, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। Br है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H है, कोई दिक्कत यहां तक। H, एक मिनट, Br CH3, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे समझिए इस चीज को, समझना क्या है यहाँ पे। हम जानते हैं कि ये क्या होता है आपका एंटी एलिमिनेशन होता है, तो एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए।
यहाँ पे बी आर नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कार्बन पे अगर बी आर नीचे की तरफ है, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या होगा आपका बीटा 1 और ये क्या हो जाएगा बीटा 2। तो इस बीटा कार्बन पे एच को कहाँ पे होना चाहिए था, ऊपर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है एच और बी आर क्या है आपके सेम साइड में है, तो मतलब यहाँ से तो इलिमिनेशन नहीं होगा। अरे बात समझ में। तब यहाँ पे अब ये बीटा का इसके बाद अब दूसरा चांस क्या है, यहाँ पे एच है, चेक कीजिए यहाँ भी क्या है आपका एच है। तो ये जो बी आर है ऊपर सॉरी नीचे की तरफ है और यहाँ पे एच क्या है ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो गया एंटी एलिमिनेशन हो गया, एंटी साइड में आ गए, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो क्या हो गया एंटी साइड हो गया। मान लो कि दोनों सेम साइड होता है, ऐसे होता रिपल्सन होता है, यहाँ पे बताए थे ना, तो दोनों ऐसे होता, दोनों अगर ऐसे होगा तो रिपल्सन होगा, मतलब बी आर बी सी साइड है एच बी सी साइड है। अरे बात समझ में। तो जब बेस यहाँ से इसको लेने के लिए आता है तो बेस के पास में निगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप जो निकल रहा था उसके पास में क्या है निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, बेस एंड लिविंग ग्रुप के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। इसलिए उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है कि इससे बेस जो आता है ना वो कैसे होता है अपोजिट साइड से आता है। तो एच को क्या करेगा अपोजिट साइड में एच प्रेजेंट होगा लिविंग ग्रुप के, अगर अपोजिट साइड में एच प्रेजेंट होगा तो उसको बाहर निकाल पाएगा, सेम साइड में होगा तो नहीं निकाल पाएगा। अरे बात समझ में। तो बताइए यहाँ पे कि बी आर यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ है और यहाँ पे एच भी क्या है नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम साइड हो गया ना। तो बेस और यहाँ पे आएगा, ये भी बैक साइड से निकल रहा है और ये भी बैक साइड से, तो दोनों में क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा, मतलब ईटीओ माइनस और बी आर माइनस में क्या होगा रिपल्सन हो जाएगा। तब ये क्या करता है अब यहाँ से नहीं निकाल के अब यहाँ से एच को निकालेगा, ये ऊपर की तरफ और ये सॉरी ये नीचे की तरफ है, ये क्या है ऊपर की तरफ है, यहाँ से एच को निकालेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए जानता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वायलेट किया किसको यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, चेक कीजिए इसको। अगर यहाँ से अगर ऐसा होता यहाँ से निकालता तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, मोर अल्काइलिक अल्कीन बनता, बट ऐसा तो हुआ नहीं। देखिए आंसर यहाँ से निकाला, इसको यहाँ से निकाला, तो वही बोला कि अगर स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट सपोर्ट टू द एंटी एलिमिनेशन एट द क्राउडेड साइड, ये जो है ना क्राउडेड साइड, ये क्या आपका क्राउडेड साइड है, ठीक है ना। क्राउडेड साइड पे यहाँ पे CH3 है ना और यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे दोनों दोनों क्या है H है, ये आपका क्या है क्राउडेड साइट है। तो इस क्राउडेड साइट पे क्या बोला कि स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ द सबस्ट्रेट डज नॉट सपोर्ट टू द एंटी एलिमिनेशन एट द क्राउडेड साइट। क्राउडेड साइट पे अगर एंटी एलिमिनेशन को स्टोइकोकेमिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता है क्राउडेड साइट पे, ठीक है ना, स्टोइकोकेमिस्ट्री जो है सबस्ट्रेट का वो एंटी एलिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे हॉफमैन को मेजर बनाएंगे। ये आपका क्या है क्राउडेड साइट है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है एंटी एलिमिनेशन को। अरे बात समझ में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका हॉफमैन से प्रोडक्ट बनाएंगे मेजर में। अगर यहीं पे ऐसा होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहां मान लेते हैं क्या CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है आपका Br। अब चेक करते हैं इसका, देखिए यहाँ पे Br ऊपर की तरफ है और यहाँ पे H नीचे की तरफ है, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन को सपोर्ट कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो ये जो स्टोइकोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, ये जो स्टोइकोकेमिस्ट्री है ये एंटी एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है क्राउडेड साइट पे। चेक कीजिए ये जो क्राउडेड साइट है, ठीक है ना, इस पे एंटी एलिमिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए ना H और Br क्या है एंटी साइड में है, एक क्या है नीचे की तरफ है, ये क्या है आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गया। जहां पे सपोर्ट नहीं करेगा क्राउडेड साइड पे, तो वहां पे हम लोग सेब्जेब को क्या कर देंगे वायलेट कर देंगे वहां पे, तो हम लोग वहां पे क्या बनाएंगे माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे वहां पे।
माइनर प्रोडक्ट क्या होगा वहां पे, मेजर हो जाएगा वहां पे। तो ये क्या आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है, जो क्या हो गया यहाँ पे, ये मेजर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये 4 था, इसको ध्यान से पढ़िएगा इसको, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H फॉर E1 एंड E2 रिएक्शन। हम दोनों के लिए पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H फॉर E1 एंड E2 रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। काइनेटिक का मतलब होता है रेट, स्पीड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग H का आइसोटोप्स क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। अगर हम लोग H की जगह पे D रखें, H की जगह पे T रखें, तो वहां पे रेट में क्या फर्क पड़ने वाला है E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन के लिए। क्या रेट स्लो हो जाएगा? अगर H है, दूसरे कंपाउंड में D है, तो क्या यहाँ पे रेट स्लो हो जाएगा कि बराबर रहेगा या बढ़ जाएगा? इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे H की जगह पे D रखते हैं, T रखते हैं, तो रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, स्पीड पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फॉर E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे PH CH2 Br CH CH3 और यहाँ पे हमने लिया ETOH हीट, ठीक है। दूसरा मैंने लिया यहाँ पे PH CH Br CD3 ETOH हीट। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, और ये E1 रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और लिविंग जो बाहर निकलता है वही क्या होता है आपका RDS स्टेप होता है, ये तो पता है सबको। ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ये स्टेप क्या होगा आपका RDS स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में क्या होता है, फास्ट स्टेप में बेस आता है, बेस क्या है यहाँ पे ETO माइनस, ठीक है ना। इसको ऐसा लिख लेते हैं, ETO माइनस आया, जो कि क्या होता है आपका फास्ट होता है। फास्ट स्टेप में H बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो फास्ट स्टेप में यहाँ से H निकला, यहाँ भी देखिए ध्यान से, स्लो स्टेप मतलब RDS स्टेप, PH CH पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है CD3 ETOH। फास्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे यहां से D को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CD2। लेकिन देखिए जानते हैं यहाँ पे H का निकलना या D का निकलना किस स्टेप में हो रहा है, फास्ट स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। ये H हम जानते हैं, देखिए जानते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड CH लेस देन CD लेस देन CT, ये तो पता है सबको, ठीक है ना। CH लेस देन CD लेस देन CT, मतलब CT बॉन्ड स्ट्रांग होता है आज का मतलब CD बॉन्ड, एंड CD बॉन्ड स्ट्रांग हुआ किससे, CH बॉन्ड से। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे RDS स्टेप में तो ये CH या CD बॉन्ड जो टूट रहा है वो किस स्टेप में टूट रहा है, फास्ट स्टेप में। तो क्या हम लोग फास्ट स्टेप से रेट को डिसाइड करते हैं क्या, नहीं ना। वो किससे डिसाइड करते हैं हम लोग, स्लो स्टेप से। जो स्लो स्टेप होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो स्लो स्टेप में क्या यहाँ से H और D निकला, क्या नहीं निकला। कौन निकल रहा है, Br निकल रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन। अरे बस समझ में। तो कहने मतलब क्या है कि इसे H की जगह पे D कर दे या T कर दे, तो E1 रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप क्या है मतलब पलक झपकते ही रिएक्शन खत्म, पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है ना। तो उसमें पता भी नहीं चल पाएगा कि CH बॉन्ड को टूटने में ज्यादा समय लगा कि CH CD बॉन्ड को टूटने में ज्यादा समय लगा,
आ रही बात समझ में? वो तुरंत खत्म हो जाएगा रिएक्शन। क्लियर है? फास्ट स्टेप है ना वो। लेकिन ये सब क्या आपका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में अगर CD या CH बॉन्ड टूटता तब वहां पे रेट पे इफेक्ट आता। आ रही बात समझ में? क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, उसको टूटने में समय लगता, लेकिन CH बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है, वो जल्दी से टूट जाता। आ रही बात समझ में? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि E1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द आइसोटोप ऑफ H। या हम सीधे बोल सकते हैं कि E1 रिएक्शन विल नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H बिकॉज रिमूवल ऑफ H एंड D टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट स्टेप नॉट इन द RDS स्टेप। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि E1 रिएक्शन विल नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक, लिखा दे ध्यान से, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H बिकॉज रिमूवल ऑफ H और D takes place in the first step, not in the RDS। इसे नोट कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम सेकेंड बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या, फॉर E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे PHCH Br CH3 ETO माइनस PH CH Br CD3 ETO माइनस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये तो एक स्टेप का रिएक्शन होता है और यही स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ही क्या होता है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से H बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इसका मान लेते हैं रेट R1 है, इसका रेट क्या है आपका R2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसे PH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CD2। अरे बात समझ में? यहाँ से Br, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, D निकलेगा। हम जानते हैं कि CD बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी से निकलेगा नहीं। और यही आपका क्या है, RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका निकलना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इसका निकलना थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि R1 ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि E2 रिएक्शन विल शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H बिकॉज रिमूवल ऑफ H एंड D टेक्स प्लेस इन द RDS स्टेप। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, E2 रिएक्शन will show, E2 reaction will show kinetic isotopic effect of H because removal of H and D takes place in removal of H and D takes place in the RDS step, rate determining step। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और वहां पे ध्यान रखना है E1 में क्या होगा, वहां पे लिख लेना है E1 के लिए कि से R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, मतलब R1 क्या होगा R2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसे नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से यहाँ पे कि E1 एंड E2 रिएक्शन आर रिजियोसेलेक्टिव, ठीक है। E1 एंड E2 रिएक्शन क्या होता है आपका, रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन होता है।
सेलेक्टिव रिएक्शन। as well as स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। E1 E2 क्या होता है आपका? रिजियो सिलेक्टिव होता है, एज वेल एज क्या होता है आपका? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे व्हाट इज रिजियो सिलेक्टिव। बात करते हैं यहाँ पे क्या रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या बोल सकते हैं? द रिएक्शन in which one of the two or more constitutional product is formed in more quantity। क्या बोला? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है ना, उसमें से कोई एक वन ऑफ द टू और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मोर क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी। अरे बस समझ में, मोर लिख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या बोल सकते हैं? मेजर क्वांटिटी। कहने मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 3-4 आपका क्या बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, 2-3 ऐसे बन रहा है आपका, तो एक से ज्यादा बन रहा है वहां पे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर जानते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अल्किन यहाँ पे क्या शो करता है आपका? पोजीशन आइसोमर शो करता है। क्या शो करता है आपका? पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो उसमें से क्या होगा कि इससे कोई एक आपका क्या होगा? मेजर अमाउंट में बनेगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। देखिए जानते हैं यहाँ पे the reaction in which one of the two or more constitutional product is formed in major quantity। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3 CH2 CH Br CH3 E2 माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना। ये किसके लिए है आपका? E2 के लिए है, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये E2 माइनस जो है यहाँ से Br और यहाँ से H को बाहर निकालेगा, यहाँ से Br यहाँ से H को बाहर निकालेगा, यहाँ पे बनेगा दो प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये दोनों के दोनों क्या है आपका? पोजिशनल आइसोमर। चेक कीजिए। अब पोजिशनल आइसोमर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये जो बना आपका क्या है? मेजर, और ये क्या बना आपका? माइनर। अरे बस समझ में। तो ऐसा अगर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, रिजियो सिलेक्टिव मतलब क्या? किसी एक पार्टिकुलर रीजन में वो ज्यादा सिलेक्टिव है, मतलब वो इस रीजन में ज्यादा सिलेक्टिव है। अरे बात समझ में, इस रीजन में क्या है? कम सिलेक्टिव है। तो दिक्कत है यहां तक। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है आपका? माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो मान लें यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? CH3 CH2 CBr CH3 CH3, ठीक है यहां तक। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ETOH
हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले, ये आपका क्या E1 रिएक्शन शो करेगा, चेक कीजिए ये क्या शो करेगा आपका E1 रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले Br बाहर निकलेगा यहाँ से और क्या बनाएगा, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन करेगा। तो CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव CH CH3 एंड CH3, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, चेक कीजिए CH3 CH2 CH2C CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से भी एस निकल सकता है, यहाँ से भी एस निकल सकता है, तो हम बोलेंगे तो इस रीजन में ज्यादा सिलेक्टिव होगा, क्यों कि यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे। और यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा मेजर और ये क्या हो गया माइनर, अरे बात समझ में, कहने मतलब क्या है कि इस रीजन में ज्यादा सिलेक्टिव है, ठीक है ना, इसलिए E1 रिएक्शन भी क्या होगा आपका रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा, मतलब E1 भी होगा साथ में E2 भी होगा, चेक कीजिए ना यहाँ पे इस चीज को, अरे बात समझ में। ये क्या है आपका, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अरे बात समझ में, ये आपका क्या है पोजिशनल आइसोमरिज्म है, चेक कीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये क्या हो गया आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म हो गया, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया। तो क्या हुआ कि इस रीजन में ज्यादा सिलेक्टिव है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका E1 रिएक्शन इज अ रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। वो नेक्स्ट बात करते हैं क्या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे बात करें यहाँ पे क्या कि रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, सॉरी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग किससे बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर से बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसे एक स्टीरियोमर क्या होगा मेजर में बनेगा, बाद में सब क्या होगा आपका माइनर बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या था कि इसे वन ऑफ द टू और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, वन ऑफ द टू और द मोर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म इज फॉर्म्ड इन अ मेजर क्वांटिटी। अरे बात समझ में, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि से वो कॉन्स्टिट्यूशनल जब पे क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएगा। अरे बात समझ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है अल्किन बन रहा है, अल्किन में क्या होगा सिस ट्रांस होगा इजेड होगा, यही ना बात करेंगे हम लोग, मतलब सिस मेजर होगा कि ट्रांस मेजर होगा, हम लोग यही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि द रिएक्शन इन व्हिच one of the two or more stereoisomers is formed in a major quantity। दो या दो से अधिक जो स्टीरियोआइसोमर्स है उसमें से एक जो होगा ना वो क्या होगा आपका मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होगा। दो या दो से अधिक जो स्टीरियोआइसोमर्स है उसमें से कोई एक, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला बात करो यहाँ पे क्या फॉर E1 रिएक्शन CH3
CH, CH2, CH3, CH, Br, CH3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पे हमने क्या ले लिया, ETOH हीट, E1 रिएक्शन होगा। यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, Br को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, CH, CH2, CH3, C, CH3, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख रहा हूँ यहाँ पे कितने अल्फा है, 3 3 6 1 7 अल्फा एच है। पहले से यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 7 अल्फा एच है। और ये पॉजिटिव यहाँ पे आता है तो कितना अल्फा एच होगा, 3 2 5 5 1 6 अल्फा एच होगा। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, चेक कर लीजिएगा। आपको मन होगा कि इसे नहीं, इसको सर हाइड्राइड शिफ्ट करके देखते हैं हम लोग, तो देख लीजिएगा शिफ्ट करके यहाँ पे 6 अल्फा एच आएगा। ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से दो तो नहीं, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। हम बात कर रहे हैं किसका, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, किसका बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टीरियो सिलेक्टिव का बात कर रहे हैं। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर बनाएंगे। पहले यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग, मेजर वाला। तो यहीं तो बनेगा मेजर वाला। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, C। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए इसको, बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया। ये तब भी यहाँ पे क्या हुआ आगे से, ये अब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, वही रहेगा। देख लीजिए 3 2 5 5 1 6 अल्फा एच है, और ये यहाँ पे आता है, एच यहाँ जाता है, तो 3 2 5 1 6 अल्फा एच आएगा। तब भी देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C, CH2, CH3 डबल बॉन्ड, C, CH3, CH2, CH3, यही ना बनेगा। अब देखिए ध्यान से, हम मैं यहाँ पे चेंज इसलिए किया था कि अगर दोनों के दोनों यहाँ पे CH3 होता ना, तो वो GI शो नहीं करता, हमें तो यहाँ पे GI बताना था। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों कार्बन एटम पे, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे मैंने ग्रुप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ से दो चीज बनेगा, एक तो सीस वाला बनेगा और एक दूसरा क्या बनेगा आपका, ट्रांस वाला। कैसे, देखिए ध्यान से इस चीज को। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है आपका, सीस आप कैसे बनाएंगे, इसका सीस फॉर्म बनाइए यहाँ पे। तो C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, सीस फॉर्म ये बना। और दूसरा हम लोग यहाँ पे अगर बनाएंगे इसका ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका सीस, और ये क्या है ट्रांस। तो ये क्या बना आपका मेजर, और ये क्या बना आपका माइनर। क्यों, हम जानते हैं ना कि सीस ट्रांस पे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस वाला। क्योंकि यहाँ पे देखिए बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम है, सेम साइड है ना, रिपल्सन करेगा ना, और डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए क्या होगा, स्टेबल होगा, ये मोर मेजर होगा। ये क्या है आपका मोर स्टेबल, ये क्या है आपका मोर स्टेबल, और ये क्या है आपका लेस स्टेबल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहने मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है आपका, वो क्या शो कर रहा है, आपका स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या आपका स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर है, कौन, E1 रिएक्शन। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दो या दो से अधिक जो स्टीरियो बन रहे हैं, ये बन रहा है ना, दो बन रहे हैं ना, उसमें से कोई एक जो होगा ना, वो क्या होगा आपका मेजर क्वांटिटी में फॉर्म करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये मेजर क्वांटिटी में फॉर्म कर गया यहाँ पे।
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो यहाँ से 2 तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, H निकालेंगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे जब चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो ये भी क्या आपका सिस ट्रांस शो करेगा। चेक कीजिए यहाँ पे, ये भी क्या शो करेगा आपका यहाँ पे सिस ट्रांस, बल्कि यहाँ पे जो निकलेगा ना वो क्या होगा आपका लेस क्वांटिटी में बनेगा। ये दोनों के दोनों मेजर है, लेकिन इस दोनों में मेजर कौन है, तो ये मेजर है और ये माइनर है। ये जो बना है आपका ये मेजर है, और यहां से जब बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे जब आएगा वो क्या होगा माइनर। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। लेकिन यहां भी आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा। पॉसिबल पूछेगा ना तो आपको सारा का सारा बनाना है, मेजर माइनर बनाना है, फिर उसका जीआई शो करना, जीआई बताना है इसमें कितने हैं, तो 2 है। यहां भी आएगा तो 2 बनेगा, यहां भी आएगा तो क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना है इस चीज का। तो वहां पे सारे हमको स्टीरियोइसोमर्स काउंट करने होंगे। क्लियर है यहां तक, आगे बात समझ में, तो नोट कीजिए। तो ये आपका E1 रिएक्शन तक का यहाँ तक हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या आपका E2 रिएक्शन के लिए क्या स्टीरियो सिलेक्टिव नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, आज तक के लिए यहीं तक खत्म करते हैं।